बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मसला कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम फ़ैसला आज किया कुछ देर पहले, और वो ये है कि जो मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है बड़े पैमाने पर, उसे अब आलमी अदालती इंसाफ में ले जाया जाएगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने उसूली फ़ैसला कर लिया है। शामुद कुरैशी साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिरीन हैं दुनिया भर के, उनसे भी रब्ता किया जा रहा है। इस सिलसिले में तहमीना झंझुआ साहिबा को भी खुसूसी टास्क सौंपा गया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है जहाँ तक मसला कश्मीर का जिक्र है। 16वां रोज़ है, मुसलसल वहाँ कर्फ्यू है। कल और परसों स्कूल तो खुले थे, लेकिन ख़ुद भारतीय मीडिया ने जो रिपोर्ट वहाँ से किया वो कहा कि स्कूल खुले तो थे मगर तालिब इल्म वहाँ पर ना होने के बराबर थे। फिर डॉक्टर्स ने, वहाँ के मकबूजा वादी के डॉक्टर्स ने मोदी सरकार को ख़त लिखा है कि डायलिसिस के मरीज़ अस्पताल नहीं जा पा रहे, इस पे गौर करें, ये लॉकडाउन ख़त्म करें। फिर आपने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका रब्ता हुआ ना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बल्कि उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने उनको फ़ोन किया, और फिर उन्होंने बाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा है कि तिजारत और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अलावा उम्मीद करता हूँ कि जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी है वो भी कम होगी। तो जो ट्रंप साहब की फ़ोन डिप्लोमेसी है, उससे क्या वाकई हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं? साथ मोदी साहब ने शिकायत भी लगाई है इमरान खान की। इत्तला तो यह है कि उन्होंने कहा जो खान साहब उनके बारे में जो हकीकी बयानिए इख्तियार करते हैं उससे बड़ी तकलीफ हो रही है। जो हिटलर से तशबीह दे रहे हैं, जो नाज़िज़म कहा जाता है, बुचर ऑफ गुजरात आरएसएस और की जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो उनका फलसफा गुजरात का कसाई, और वो उससे उनको बहुत तकलीफ हुई है। इत्तला तो यही अब बारी बात, अब तो फ़ोन जिसने सुना होगा उन्हीं को पता होगा, लेकिन मोदी साहब आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। तो ये एक अहम मौजू है और पहला मौजू, इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा सर, मुल्की सियासत पर अगर हम बात करें तो कल हमने तफसील से बात की थी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से। तो आज स्टॉक मार्केट में तो मुस्बत असर रहा, मजमूई तौर पर जी जो रद्द-ए-अमल तर्जियों की सूरत में देखने को सुनने को मिला वो भी बेहतर था। उनकी यूनिट के ही एक साबिक फ़ौजी ऑफिसर, उनसे हम बात करेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से और कितने आउटस्टैंडिंग ऑफिसर हैं उस हवाले से आज ही के प्रोग्राम में। साथ वीडियो केस आपको याद होगा जज अरशद मलिक साहब का, उसकी समाअत मुकम्मल हो गई, फ़ैसला महफूज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 या 3 रोज़ बाद फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन जब फ़ैसला महफूज होने से पहले आज कमरे अदालत में अदालत की जानिब से बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं। वो क्या थे वो भी आज डिस्कस करेंगे। और फिर कराची का जिक्र करना शामी साहब बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ये तय नहीं हो पा रहा कि इस शहर का वाली वारिस है कौन। तहरीक-ए-इंसाफ अपने तय लीड कर रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मेयर हैं वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले अपने तय कोशिश कर रहे हैं। तीनों में हम आहंगी नहीं है, और इस वजह से शहर के बेपनाह मसाइल हैं। बिलखुसूस अब बारिशों के बाद, गंदगी के बाद गैस्ट्रो हेपेटाइटिस और दीगर अमराज फैल गए हैं, और ईद के बाद मरीज़ों की तादाद में 300 गुना इजाफा हुआ है। 20 रोज़ के दौरान वबाई अमराज से 10,000 बच्चे मुतासिर। मेयर कराची ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत को टैक्स ना दिया जाए, ये तो बगावत कर दी उन्होंने सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मेयर कराची से भी बात करेंगे और सईद गनी साहब से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले सर, मसला कश्मीर, UNO तक हम पहुँचे, ट्रंप साहब तक हम पहुँचे, दीगर आलमी रहनुमाओं तक हम पहुँचे, और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद की। अब आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जा रहा है मामला। कितना अच्छा और मौसर फ़ैसला साबित हो सकता है ये? देखिए, ये जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मुशावरत के बाद ही ये फ़ैसला किया गया है, और मेरा ख्याल है अगर इसकी गुंजाइश निकली है तो कुछ इसके भी असरात मुस्बत होंगे। यानी आप नज़र तो आएगा ना कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर जो कुलभूषण यादव है, जो एक हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसर है इंडिया का, जो दहशत गर्दी में मुलव्वस था और पकड़ा गया पाकिस्तान में, और एक जाली पासपोर्ट पे आया यहाँ, हुसैन मुबारक पटेल, उसको उसके हकूक़ के लिए, उस तक एक्सेस हासिल करने के लिए अगर भारत जो है आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा सकता है, तो ये तो देखिए उसने 80 लाख से ज़ायद जो कश्मीरी हैं उनको कैद कर रखा है। मरीज़ हस्पतालों में नहीं जा रहे, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे, दुकानदार कारोबार नहीं कर पा रहे, एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है, और इंसानी तारीख़ में इस तरह के अलमिये जो है उसकी बहुत कम मसाले सुनने में और देखने में आई है। तो ऐसी सूरत हाल में
जबकि पाकिस्तान एक लाजमी फरीक है मसला कश्मीर का। अगर इसे दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए भी हल करना हो तब भी पाकिस्तान एक लाजमी फरीक है, और मुआहिदा शिमला के तहत भी, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी, और लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक भी। और इंडिया जो है इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, और पाकिस्तान को ये हक़ हासिल है जिस फोरम पर वो चाहे और जहाँ भी उसका बस चलता हो वो उसको आजमाए और वहाँ अपनी फरियाद लेके जाए और कश्मीरियों की आवाज़ वहाँ पहुँचाए। इस फोरम पर इंसानी हकूक़ की पामाली का जो मामला है उसे उठाना कितना कारगर और मौसर हो सकता है? बैनुल-अक़वामी क़वानीन इस बारे में क्या कहते हैं? मारूफ कानूनदान जनाब साद रसूल साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। हमारी ख्वाहिश थी के साथ अहमद बिलाल सूफ़ी साहब भी हमें दस्तयाब हो जाते, लेकिन चूँकि वो कमेटी का हिस्सा भी और मसरूफ़ हैं तो उनसे रब्ता नहीं हो पाया। अलबत्ता हमारे अपने साद रसूल साहब ज़रूर दस्तयाब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद रसूल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। साद साहब, आप ये बताइए कि ये जो फैसला है हुकूमत का कितना मौसर साबित हो सकता है और कितनी गुंजाइश है आपके नुक्ता नज़र में कि पाकिस्तान की वहाँ सुनवाई हो सके और कश्मीर के लोगों की फरियाद जो है सुनी जा सके? देखिए शामी साहब, इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और पाकिस्तान को मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लेके जानी पड़ेंगी। उसके दो मेजर पहलू हैं। एक तो वो चीजें जो कि इंसानी हकूक से जिनका ताल्लुक है, जिसके के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन वाला तो एक अपना जो रास्ता था उसको अपना लिया। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर वहां पे ज्यादा जुल्म ढाए जाए तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसे ही ये कर्फ्यू हटेगा तो हमें इसकी शिद्दत ज्यादा पता चलेगी, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाया जा सकता है। एक तो ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंसानी हुकूक के रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं उनको पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो इंडिया की वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो हमारे दरियाओं के ऊपर इंडिया ने जो डैम्स 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी के अंदर जो किए हैं, उनको हम किन फोरम्स के ऊपर लेके जाते हैं ये भी बड़ा जरूरी होगा। उसके अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म, इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर एक मैकेनिज्म अवेलेबल है उसकी शिकायत सुनने के लिए। तो जी बिल्कुल शामी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है। उस मैकेनिज्म के अंदर वर्ल्ड बैंक का एक आर्बिट्रेटर जो है वो तयन किया जाता है और वो उसको देखता है। लेकिन उस वक्त से, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में लिखी गई थी, उसके बाद से 90 की दिहाई में जो पानी का मसला है उसको बुनियादी हकूक भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक बुनियादी हकूक का हिस्सा भी बना दिया गया है। और इसके ऊपर रोम की कन्वेंशन 1997 की, जिसको हम एक और चीज को ICCPR कहते हैं, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की वाटर कन्वेंशन, ये तमाम वो चीजें हैं या वो कानूनी ट्रीटीज हैं जो कि 1990 की दिहाई से बाद, जब दुनिया सारी के अंदर पानी के मसाइल को थोड़ा ज्यादा उजागर किया गया, तब साइन की गई। तो ना सिर्फ के हमारे पास 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे आर्बिट्रेशन के हुकूक हासिल हैं, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम दीगर कौन कौन से फोरम्स के ऊपर पानी के मसले को बुनियादी हकूक के मसला बना के लेके जाते हैं। सर साहब, यानी ये तो आपकी बात दुरुस्त है, ये बड़ी अहमियत है इसकी, और दुनिया तारीख में बड़ी जंगें जो हैं पानी पर हुई हैं, और इससे भी अमन खतरे में पड़ सकता है इस खित्ते का। लेकिन इस वक्त जो कश्मीर का मसला है जिसको ले जाने का फैसला किया गया आलमी अदालत इंसाफ में, तो आपके ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला है? शामी साहब, इसके अंदर मैं इसको दुरुस्त फैसला दो तरीकों से कहूंगा कि ये दुरुस्त फैसला है। सबसे पहली बात यह है कि जंग से पहले मतलब खुदा ना खास्ता इस खित्ते के अंदर जंग हो, ये पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमारी फौज भी कह चुकी है, हमारे वजीर आजम भी, हमारी हुकूमत भी, हम अपने मीडिया के ऊपर भी बार बार कहते हैं कि जंग नहीं चाहते। जंग से पहले हमारे पास जितनी भी ऑप्शन हैं, वो सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, या आने वाले दिनों में जब कर्फ्यू उठेगा तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, जहां पे भी इनमें से काफी सारी चीजें उठाई जा सकती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि तमाम फोरम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, हर जगह ले जाना चाहिए इस मामले को, ताकि हर जगह सुनवाई को मुमकिन बनाया जा सके। ठीक हो गया साद रसूल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाम साहब अभी हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ारिजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी। तो इस पहलू से हट के
دیگر کون سے راستے یا ایسے پلیٹ فارمز یا ایسے میکنزمز ہو سکتے ہیں جن کو ہم اختیار کر کے اس مسئلے کو مزید ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کا توجہ اس جانب مبذول کروا سکتے ہیں؟ تو ظاہری بات ان کی اپنی بھی اس معاملے پر ایک بڑی گہری نظر ہے اور گرپ بھی رہی ہے، بلکہ سولوشن جب اس مسئلے کے نکالنے کی بات کی جاتی ہے تو ان کا نام بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خسرو صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ خورشید صاحب، آپ کی آج پریس کانفرنس تھی اور آپ نے اس میں کہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلہ کر کے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں، گویا انہوں نے خود گولی مار لی ہے اپنے آپ کو، یہ بات درست ہے؟ گول اپنے خلاف کیا ہے، میں نے گول، اچھا گول کیا ہے اپنے خلاف، اپنے خلاف گول کر دیا، اون گول کیا۔ اب آپ کے خیال میں پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے جو تاکہ کوئی مؤثر نتیجہ جو ہے اس صورتحال پر اثر انداز ہو سکے، کوئی نتیجہ خیز ہو سکے ہماری کارروائی؟ جی ہاں، تھینک یو، لیکن میں اگر اجازت دیں ایک دو منٹ میں یہ بتا دوں کہ میں نے اون گول کیوں کہا ہے۔ جی جی بتائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کو انہوں نے جبر کے ذریعے دبا کے رکھا ہوا، یہ امپریشن اپنے ہارڈ لائنرز کو یہ دے رہے ہیں کہ جیسے خدا نہ کرے کوئی نیا علاقہ فتح کر لیا، جس طرح اس کا انہوں نے ہسٹیریکل ایٹماسفیئر انڈیا میں بنایا ہے، صرف اپنے ہارڈ لائن ہندوتوا سپورٹرز کو یکجا کرنے اور اپنے موقف میں، تو یہ بھول گئے ہیں کہ بھائی آپ نے تو پہلے ہی اس کو آکوپائی کیا، آپ نے کیا تیر مارا ہے، تو آپ نے کیا دیکھنے کی یہ بات، آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ 50 سال سے بدنصیبی آئی ہے یو این سسٹم کی، بین الاقوامی برادری کے ضمیر کی، کہ 50 سال سے یہ معاملہ جو ہے سرد خانے میں پڑا تھا۔ ماشاءاللہ مودی صاحب کے قدم نے یہ کیا کہ سیکورٹی کونسل 50 سال کے بعد معاملہ آ گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، آ گیا تو اس سے نکلا کیا؟ اور بھائی اگر نکلنا کچھ نہیں تھا، ہندوستان میں کوہرام مچ گیا۔ میں نے آج 6 آرٹیکلز انڈیا میں پڑھے ہیں ان کے ٹاپ رائٹرز کے کہ یہ ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے انڈیا کی، کہ وہاں یہ ایشو اٹھ گیا ہے۔ نمبر 2، انہوں نے ایک اور کمال کر دیا مودی صاحب نے، جو میں نے پریس کانفرنس میں کہا، میں وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ کمال یہ کیا کہ اس سے پہلے 3 قسم کی رائے تھی جموں کشمیر میں۔ اکثریت پاکستان کے حامی تھے، کچھ لوگ آزادی چاہتے تھے، تیسرے ہندوستان کے آئین کے تحت جیسے کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس وہ چاہتے تھے انڈین کانسٹیٹیوشن کے نیچے الیکشن میں حصہ لیتے۔ انہوں نے ماشاءاللہ دونوں سابق وزراء اعلیٰ فاروق عمر عبداللہ اور محبوب مفتی، انہوں نے کمال یہ کیا کہ تمام کشمیر کے اوپینین کو یکجا کیا، سارے ہی بھارت کے خلاف ہو گئے۔ اس لیے میں نے اس کو سیلف گول کہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ دیکھتے ہیں، اب آپ 5 سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں، ان میں سے آپ 4 کا رول دیکھیں کیا ہے۔ فرانس کا میں ایسی ذکر نہیں کر رہا کہ اس نے کوئی خاص رول نہیں ادا کیا ہے۔ روس جو کہ بھارت کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، اس نے اس کو ویٹو نہیں کیا۔ نمبر 2، جو مصدقہ خبریں نکلی ہیں کمرے سے، وہ یہ کہ اس بات کا حامی تھا برطانیہ کے ساتھ کہ یہ پبلک کیا جائے جو ریزولوشن ہے۔ چین کے ساتھ آپ بڑے ڈھونگرے بجا رہے تھے کہ 1 ارب کی ہماری 100 ارب کی ٹریڈ ہو گئی، اور چین کے صدر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ زی، ووہان اسپرٹ ہے، یعنی ووہان مودی صاحب گئے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ تعلقات ری سیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد اتنا سخت بیان آیا ہے چین کے وزیر خارجہ کا، انہوں نے وانگ یی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں سخت اعتراض ہے کہ انہوں نے لداخ میں کیا، ہماری ساورنٹی پہ حملہ کیا۔ انہوں نے پاکستان انڈیا کے بارے میں کہہ دیا کہ یو این ریزولوشن اور جو ہمارے بائی لیٹرل اگریمنٹ ہیں ان کے مطابق اور یونائٹڈ نیشن چارٹر کے تحت اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ برطانیہ نے، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کیا کیا ہے، تو ڈپلومیٹکلی وہ رائے بنا چکے، اب پاکستان کو کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مومنٹم ہے اس کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک، کیا کریں ہم پھر؟ یہ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ مومنٹم مزید بہتر ہو، مزید توانا ہو؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے دیکھا کہ ہیومن رائٹس کی باڈیز اب ایکٹیو ہوئی ہیں، شکر، خدا کا شکر ہے، جتنا وہاں ظلم ہو رہا تھا۔ پہلے تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری ہیومن رائٹس کے کمشنر کی رپورٹ آئی ہے، پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آئی ہے، پھر ایک اور رپورٹ انٹرنیشنل آ گئی ہے۔ یہ مومنٹم ہمیں ختم نہیں ہونے دینا۔ پاکستان کے فورن آفس کا اور پاکستان کی گورنمنٹ کا یہ بنیادی اب ہونا چاہیے کہ جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان سے ہم پرو ایکٹیولی، اور ہمارے سفارت خانے، ہم ان کے ساتھ رہیں اور ان کو انفارمیشن فیڈ کریں
इंटरनेशनल मीडिया से, यानी कि सोने ना दे, उनको जगाए रखें। कसूरी साहब, जहाँ ये बात आप करते हैं जो हमारे सिफारत खाने हैं उनके किरदार के हवाले से, तो एक कश्मीर सेल भी बनाया जा रहा है। साथ साथ क्या ये तजवीज़ मुनासिब नहीं रहेगी कि जो बड़े सिफारत खाने हैं बड़े ममालिक में, वहाँ पर कश्मीर अताशी जिसका ताल्लुक आज़ाद जम्मू कश्मीर से हो, कश्मीरी नस्ल हो और इस मामले पर अच्छी ग्रिप रखता हो, उसे वहाँ तयनात किया जाए? नहीं, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आपकी सवाल से ऐसे लग रहा है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो कश्मीरियों को अपना भाई नहीं समझता, कश्मीरियों को अपना नहीं समझता। हमने तो ऐसे मुकदमा लड़ा है कश्मीरियों का जैसे मैं खुद कश्मीरी हूँ। सही बात है। हाँ, ये भुट्टो साहब को आप देख लें, वो कश्मीरी तो नहीं थे, उन्होंने भी कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। पाकिस्तान के बाकी बहुत से गुजरा खारजा है, आगा शाही है, सारे वो भी पंजाबी नहीं थे, कश्मीरी नहीं थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये आप ठीक है, मुझे नहीं एतराज है, लेकिन हमने तो लड़ा ये समझ के है कि हम खुद कश्मीरी हैं, हमारे कश्मीरी भाई हैं। और एक चीज मैं आपको बात बता दूं, ये लफाजी नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, इसमें जो बड़े शहर हैं, लाहौर, पंजाब के खास तौर पर सियालकोट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, इनमें इतनी बड़ी कश्मीरी नस्ल की आबादी है, पंजाब में आबाद हुए हैं कि कोई हुकूमत भुला चाहे भी तो नहीं भुला सकती। तो कश्मीर तो हमारी रगों में दौड़ रहा है, इसलिए इसको आप इस बुनियाद पर ना रखें। अगर वो कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है तो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे मौका दें, मैं और समझता हूँ। हाँ जी, हमारी एक कश्मीर कमेटी है, उनको ये चाहिए कि जो दुनिया की बड़ी पार्लियामेंट्स है, बड़ी पार्लियामेंट्स में एक तो उनकी पार्लियामेंट अपनी कमेटीज होती हैं, उनमें ह्यूमन राइट्स की भी कमेटीज हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का एक तकद्दुस होता है। उनको बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, जहाँ ह्यूमन राइट्स को बहुत अहमियत दी जाती है, वहाँ वो डेलीगेशन भी भेजें और उनको एक्टिवेट करें जो पार्लियामेंट्स हैं, और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाके बाहर थिंक टैंक से भी इंटरेक्ट करें। कश्मीर के मसले को हमने देखें जंगों के जरिए, जामी साहब पोजीशन ये है कि हमने नहीं हल किया। कश्मीर ना इंडिया हल कर सका, ना इंडिया हमसे 1 इंच ले सका है, बदकिस्मती से हम भी कुछ नहीं ले सके। 10 जंगों 5 कसूरी साहब, ये जो आपने कश्मीर कमेटी के हवाले से जो सुजेशन दी है इंतहाई डूएबल है, बहुत अच्छी उम्दा सुजेशन है, लेकिन ये भी गुजारिश सुनिए, हमने अपने प्रोग्राम के तवज्जो से हाईलाइट किया था, शामी साहब ने भी इस पे जो मुमकिन हो पाया था वो कर गुजरे थे प्रोग्राम में। शामी साहब, कश्मीर कमेटी की कंपोजिशन पूरी है ही नहीं, खाने खाली हैं कश्मीर कमेटी के। अगर हम कंपोजिशन को नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर जाके चेक करें तो उसके बाद अगर हम ये चेक करते हैं कश्मीर कमेटी ने 2008 से लेके आज 2019 है, अब तक उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में होने वाली जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है या वहाँ पे होने वाली जो अट्रॉसिटीज़ हैं उसके हवाले से कोई डेटा अपडेट किया हो? नहीं। आखिरी बार जो उन्होंने फिगर्स दिए वो 2008 के हैं। तो उस कश्मीर कमेटी ने जो 11 साल में जो कारकर्दगी दिखाई है उसकी बुनियाद पर तो किसी बैनुल अक़वामी दुनिया में, ये यूके में या अमेरिका की पार्लियामान में से सामने जाके वो क्या केस कंटेस्ट करेंगे? यहाँ पे तो कश्मीर कमेटी की कंपोजिशन ही पूरी नहीं है। जी, आपको आपकी तदबीर फॉरेन गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, स्पीकर साहब को सुननी चाहिए, और पोस्ट और चेयरमैन जो हमारे हैं फखर इमाम साहब, उनको भी सुननी चाहिए। वो सैयद फखर इमाम साहब बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। शामी साहब माफ़ कीजिएगा, मैं उनसे कल भी परसों भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्त दें हमें, इस सिलसिले में रहनुमाई फरमाएं कि आखिर कश्मीर कमेटी जिसकी इतनी अहमियत है उसकी कंपोजिशन क्यों नहीं हो पाई। नहीं, सैयद फखर इमाम पर्दा किए हुए हैं। अभी भी अगर सुन रहे हैं तो ये प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, आइए तशरीफ लाइए, बात कीजिए, हमें रहनुमाई दीजिए। बड़ा उनका एहतराम है, बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो कहा ना उनके पाँव में मेहंदी लगी है, कहीं आने जाने के काबिल नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट सिंपली ये था कि जो कश्मीर कमेटी है उसको पार्लियामेंट जो दुनिया की बड़ी है, ठीक, खासतौर पर मगरबी दुनिया की, उनसे और रब्ता करना चाहिए। ये इस मोमेंटम को मरने नहीं देना चाहिए, ठीक, किसी सूरत में। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बड़ी अच्छी तजावीज़ उन्होंने दी। ये जो कश्मीरी नस्ल दिल से बोल रहा है, दिल से बोल, जब से आपका पता चला है कि जम्मू में आपके कागजात बन सकते हैं, पुरानी बात है सर। ये कश्मीरी नस्ल क्या चीज मैं बताता हूँ कुछ ऐसे, मेरी बात सुन लेना, उसकी दलील सवाल मैंने सुन लिया, दलील सुन लेना। आपने, उन्होंने भी एतराज़ किया, आपने भी एतराज़ किया सर आंखों पे।
उसकी वजह ये होती है कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को टच करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए उठाए जाते हैं। हमारे कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं, वहाँ पे कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। अगर कश्मीरी को पाकिस्तानी वहाँ पे तैनात होता है कश्मीर अताशी के तौर पर, तो उसका एक इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, उसकी आवाज़ और उसकी मौजूदगी महसूस की जाएगी। मुतअद्दिद जो अफसर हैं सीनियर, देखिए वो बात सुन लें, उनकी तैनाती से आप देखें इंडिया पर क्या बीतेगी, वावेला मचाएगा इंडिया। नहीं, बात तो सुनिए ना, कोई वावेला नहीं मचाएगा। अब्दुल बासित साहब वो भी कश्मीर से थे, हमारे जो मौजूदा सदर है मसूद साहब वो भी फॉरेन ऑफिस में थे। फॉरेन ऑफिस में अब भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद हजरात मौजूद हैं। असल बात है कॉम्पिटेंस की, सलाहियत की। और पाकिस्तान जो है और कश्मीर, उसमें तमीज़ नहीं की जा सकती उस हवाले पे। कॉम्पिटेंट लोगों को, एक्टिव लोगों को मुकर्रर करना चाहिए। खा वो अगर हो सके तो पॉलिटिशियन में से भी लिए जा सकते हैं टेम्परेरीली, मगर ये बुनियादी बात इसमें ये तू और मैं जो है किसे लिया, जैसे सियासतदानों में से किसे लिया? हम ये खुद में वो फैसला करेंगे। उनकी अपनी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से मशवरा किया जा सकता है। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बड़े काबिल अफसर मौजूद हैं। ठीक हो गया, एक ब्रेक ले रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दीगर मौज़ूआत के साथ हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, हमने ट्रंप साहब का जिक्र किया था, तो टेलीफोन डिप्लोमेसी जिसका आगाज़ उन्होंने किया, दोनों वज़ीर आज़म से उनकी गुफ्तगू भी हुई। तो अब नरेंद्र मोदी का फ़ोन उन्हें गया, उसके बाद उनका फ़ोन वज़ीर आज़म साहब को आया, पहले भी वज़ीर आज़म साहब की उनकी बातचीत हो चुकी है। ये टेलीफोन डिप्लोमेसी किस हद तक नरेंद्र मोदी का फ़ोन गया या उनका फ़ोन नरेंद्र मोदी का फ़ोन गया? मुतज़ाद खबरें आ रही हैं इसमें। चलिए खैर, बातचीत उन्होंने ये कहा कि आई स्पोक टू माई फ्रेंड दिस एंड दिस। ठीक है ना जी। देखिए, बात यह है कि अगरचे जो इंडिया है वो बार बार ये कहता है कि हम कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तारीख में देखें तो अमेरिका जो है उसका रोल एक रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान के मामलात में। जब करगिल की लड़ाई हो रही थी उस वक्त क्लिंटन जो थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन, उनसे मिलने के लिए गए थे नवाज शरीफ साहब, और छुट्टी के दिन जो यौम आज़ादी था उस दिन मुलाकात हुई थी, और फिर उन्होंने उस लड़ाई को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया था। और तो आप भी अब समझते हैं कि ये कोई, और उसमें क्लिंटन ने फिर ये वादा किया था, ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि आप एक कश्मीर पर बातचीत के लिए एक कमिटमेंट जो है लेके दें हमें। सही है। तो उन्होंने कहा ये तो मैं लेकर नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरे तरीके से कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद बातचीत शुरू हो जाए। जो नहीं शुरू हो सकी, बात के हालात बदल गए, लेकिन वहाँ भी उस वक्त भी जंग को टालने में और करगिल की लड़ाई बंद कराने में बुनियादी किरदार अमेरिका ने अदा किया था। अब भी कर सकते हैं। और अब भी अमेरिका जो है दोनों, अच्छा उस वक्त भी वाजपेयी को फ़ोन किया था उन्होंने गुफ्तगू के दौरान, क्लिंटन ने, और अब भी सदर ट्रंप जो हैं उनका राब्ता वज़ीर आज़म मोदी से है, दोनों को दोस्त करार दिया इमरान खान से है। और उन्होंने, मोदी साहब ने जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें शिकायत की है कि इमरान खान जो है मेरे बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, गोया उनकी जो उनका नाजीज़म जो है। तो मतलब ये एक अच्छी पेशरफ्त है। ठीक हो गया। और जितना भी हम, इसे वज़ीर आज़म ने इससे पहले फ़ोन किया था प्रेसिडेंट ट्रंप, 16 अगस्त को। अच्छा, इससे पहले। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका जिस कदर भी इसमें अपना फाल हो सकता है वो फाल हो। अच्छा, अब कल एक बड़ी अहम पेशरफ्त थी, वो ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने। तो उसके बाद हमारे यहाँ तो मजमूई तौर पर इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने को मिला, सुनने को मिला। साथ ही आज उसके प्रैक्टिकल असरात भी हुए कि जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान था और 856 पॉइंट इजाफा हुआ। इस्तेहकाम जो आया वो समझते हैं कि ये कंटिन्यूटी होगी और इस्तेहकाम होगा। और लेकिन ये इंडिया जो है उससे जो खबरें आई हैं, नहीं इंडिया के तो आप देखें तमाम जो अखबारात थे उनकी मैंने सुर्खियां निकाली हैं, वो तो मनफी इस तरह के भी, वो तो वावेला सा ही है, उनको खासी तकलीफ हुई है, मतलब खुलासा ही है। ये तो तकलीफ, उनकी जो तकलीफ है ये पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे जो जनरल कमर बाजवा है उनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। ठीक, कल हमने जिक्र किया था कि उनके जो अभी जारी उनका जो टेन्योर है वो कैसा रहा, उनकी अचीवमेंट्स कैसी हैं, लेकिन साथ साथ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वो बहैसियत एक आर्मी सोल्जर, आर्मी ऑफिसर कैसी शख्सियत के मालिक हैं, क्यों वो आउटस्टैंडिंग जनरल बने।
تو یہ تو سب سے بہتر وہی شخص بتا سکتا ہے جس کی کمان میں انہوں نے گروتھ کی ہو، وہ آگے بڑے ہوں، یعنی لیفٹیننٹ کیپٹن ابتدائی زندگی جو ہے فوجی زندگی. اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا شامی صاحب کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ صاحب سے. زیڈ آئی فاروق، میں وہی کہنے لگا تھا، اصل نام ہے کرنل ریٹائرڈ فاروق چیمہ المعروف کرنل ریٹائرڈ زیڈ آئی فاروق صاحب. آپ تشریف رکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں. یہ 1983 میں جب 16 بلوچ رجمنٹ سیالکوٹ میں تھی، تب یہ اس یونٹ کے لیفٹیننٹ کرنل تھے، اسے کمانڈ کر رہے تھے. ان کی کمان میں جنرل باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں، اس وقت ان کے انڈر کیپٹن کے طور پر اپنی فرائض سر انجام دے رہے تھے. یہ میں درست بتا رہا ہوں کرنا؟ جی بالکل. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. آپ تو بہت خوش ہوں گے کہ آپ کے ایک جونیئر جو ہیں وہ ماشاءاللہ آرمی چیف بنے اور پھر مدت ملازمت میں مزید توسیع بھی لے لی. ایک تو میں اس دن خوش ہوا تھا جس دن وہ بنے تھے آرمی چیف بنے، اور پھر اس دن زیادہ خوشی ہوئی ساتھ ساتھ جس طریقے سے حالات کو وہ ڈیل کرتے رہے، اس میں مجھے زیادہ مسرت ہوئی. ڈیفیکلٹ حالات تھے، اور ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا انہیں بھی کہ دیکھیں یہ بھی آپ کے بہت چیلنجز ہیں. اور آج جو خوشی کا موقع ہے، یہ ایک جو انہوں نے آنر ارن کی ہے. ایک میں یہاں لفظ یوز کروں گا کہ ساری زندگی انہوں نے آنر اپنے لیے ارن کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سٹارٹ فرام بگننگ، آج جو انہوں نے آنر ارن کی ہے، اس آنر کے ساتھ بہت بگ چیلنجز ہیں، ہسٹوریکل چیلنجز ہیں، اور جو اس کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ویسے بھی ہمارے لیے ہماری دعائیں بھی اور مدد بھی کرتا ہے. میں سر اس کو بتاؤں آپ کو کہ جب میں نے ٹیک اوور کیا، میں نے اس نے لیفٹیننٹ کرنل کا رینک لگایا اور انہوں نے لیفٹیننٹ سے کیپٹن کا رینک لگایا. اچھا، دونوں کی ایک ہی دن پروموشن ہوئی؟ جی، وہ ہمارا یہ تھا، اتنا سا فرق تھا. تو کوئی یاد اس کیپٹن قمر جاوید باجوہ کی کوئی یاد ہے آپ کے دل میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک ہی بات میں بتانا چاہوں گا جس سے کہ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، کہ اس وقت جو جونیئر آفسرز ہوتے ہیں ایٹ دیٹ پرٹیکولر لیول، ہم آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آرز نہیں دیا کرتے. جی، آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آر نہیں دیتے. اچھا، اس لیے تاکہ وہ ایسا ایسا ڈیولپ ہو، بعد میں اس کو سنبھال سکے گا یا نہیں. ٹھیک. اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں. جب اس اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنے کا وقت آیا، اے سی آر، تو مجھے اے سی آر تو مجھے کوئی جھول ملی ہی نہیں کہ میں اس کا کوئی نمبر کاٹوں. اچھا، لہٰذا اس وقت میں نے آؤٹ اسٹینڈنگ اے سی آرز لکھنی پڑی مجھے. حالانکہ عموماً جو لیفٹیننٹ یا کپتان ہوتے ہیں، ینگسٹرز ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، ان کی کئی کمیاں کوتاہیاں غلطیاں رہتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ کئی کمی کوتاہی، کہیں جھول آتی ہے، کہیں بندہ کچھ اور بھی کسی اور طرف لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت جھول آ جاتی جوانی میں. بٹ آئی ڈنٹ فائنڈ ہم اینی تھنگ. اور ایک انتہائی خوشی سے میں کہا کرتا تھا یار تو اس کو بھی جفا ڈالتا ہے، اس کو بھی جفا ڈالتا ہے. پادشاہ اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، اور یہ آج بھی رکھتا ہے. لیٹ می ٹیل یو، he will not spoil your relation, he will not like to spoil the atmosphere, but he will keep the mission in front of him and move on the same. یعنی ان کی نظر جو ہے اپنے مشن پر، اپنے ہدف پہ وہی چلنا ہے. اس نے کہیں نہیں جانا، باقی خوشی لے کے ساتھ چلنی ہے. میں ایک تو وہاں سے یاد کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو خاص طور پہ جو لوگوں کو سننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کا اپوائنٹ کیا جانا میں کیوں خوش ہوا، کیونکہ ان کی ساری زندگی اسی علاقے میں گزری ہے. یہاں پہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جب یہ سیکنڈ لیوٹیننٹ آئے، اس وقت میں تو نہیں تھا، دوسرے کمانڈنگ افسر تھے، تو پہلے دن انہوں نے جا کے وہ کٹہرا، کوٹ کٹہرا آزاد کشمیر کی آخری ٹپ کے اوپر ہے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی سروس کا آغاز کیا. اچھا، ڈیوٹی کا آغاز پریکٹیکلی آغاز کشمیر سے ہوا، بالکل ٹپ کے اوپر جا کے ہوا، جہاں فائرنگ بھی ہوتی تھی، جہاں پیٹرولنگ کا بھی ہوتا تھا، اور ایک ایک انچ ان سے کروایا جاتا تھا. یہ ہے ان کا آغاز. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم زندگی میں جیسے چلتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آ جاتے ہیں یہ کمانڈنگ افسر کے بعد ایز اے لیفٹیننٹ کرنل. ایز اے لیفٹیننٹ کرنل یہ اپوائنٹ ہوتے ہیں 10 کور میں G1 آپریشنز. بڑی امپورٹنٹ کور ہے پاکستان. 10 کور G1 آپریشنز کا مطلب یہ ہے کہ تمام پلانز جو کشمیر پورے کے بنے، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور جو حرکات ہوتی رہی ادھر بھی اور ادھر بھی، ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے ان سب کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا.
अगेन अनदर क्रिटिकल अपॉइंटमेंट, क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट। वहीं पर अपॉइंटमेंट, जब भी इनकी प्रमोशन हुई लेफ्टिनेंट कर्नल से फुल ब्रिगेडियर हुए, तो वहीं पर उसी कोर में चीफ ऑफ स्टाफ लगा दिया गया। हालांकि ये भी बहुत कम होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल से डायरेक्ट प्रमोशन पर कोर का चीफ ऑफ स्टाफ लगा दिया जाए। दैट मींस वो पूरे कश्मीर के प्लानिंग, पूरे कश्मीर के हालात मुतवातर इन्हीं के हाथों में रहे। ठीक। तो कर्नल साहब, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो कल लेटर जारी उसकी आखिरी लाइन थी वो फिर दुरुस्त थी। आगे मैं वही साबित करता हूं, आगे क्या चलें। वहां ब्रिगेडियर से जब ये लेफ्टिनेंट मेजर जनरल बनते हैं, मेजर जनरल बनते हैं तो ये FCNA के GOC बन जाते हैं, नदरन एरिया के, पूरे नदरन एरिया के GOC बनते हैं, फिर ये वहीं पर हैं। ठीक। और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो फिर ये कोर कमांडर 10 कोर बन जाते हैं, वही कश्मीर की कोर है। दैट मींस कोई पत्थर पहाड़, कोई प्लानिंग, कोई चश्मा, कोई नदी, कोई नाला, कोई चीज इनकी नजर से एक एक इंच जमीन। और दूसरी बात यह है कि तसलसल है प्लानिंग का, वो इनकी नजरों से नहीं छुपा। इन्हें यह नहीं पढ़ना कि किस वक्त क्या सोचा गया था या क्या हरकत हुई थी। प्लानिंग आर्मी की हर रोज जैसे जैसे हरकत होती है, दुश्मन करता है, उसके साथ बदलती है। तारीख पर भी उनकी नजर है, उससे भी वाकिफ हैं जी, मैं जोग्राफिया से भी वाकिफ हैं, हर चीज और से। मुस्तकबिल पर भी उनकी नजर है। ये और उसके बाद ये जो 3 साल से आर्मी चीफ लगाए हैं, इस पर भी इनका, चूंकि ये गड़बड़ उधर होती रही है, ज्यादा रुझान रहा है, और ये परफॉर्मेंस सारी कौम के सामने है। तो लोगों के सामने 3 साल की कमिटमेंट है, मेरे सामने 36 साल की कमिटमेंट है। एंड आई फील कि इससे खूबसूरत, बेहतर कोई और डिसीजन नहीं हो सकता था। माइंड यू, मैं ये नहीं कहता कि दूसरा कोई इस काबिल नहीं होगा। एक टीम ऐसी बनी हुई, क्या आप इतने, एक आदमी के पास इतना कुछ हो और वो टीम का हेड हो, उसको इस मौके पर बदलेंगे आप? मैदान जंग के दौरान। तो मेरा कहने का मतलब ये था सर कि जो लोगों को ये भी है ना, ये एक होना चाहिए। इसी के साथ एक छोटा सा पॉइंट और देना चाहता हूँ। वो हमारे जो फेसबुक की है ना, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने बड़े बड़े दुख हुए हैं उनको कि जी जूनियर का हक मारा गया, फलां का हक मारा गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जूनियर का हक फौज में नहीं मारा जाता। 100 में से कैडेट आते हैं ना, उनमें से 70 तो मेजर रिटायर होते हैं। 17 में भर्ती होकर 18 में रिटायर हुए। सही है। उसके बाद फिर आगे में से इसी तरीके से पैरामिड बनता है, 1 या 2% जनरल बनते हैं। और मजेदार बात यह है मेरा अपना कोर्स 162 कैडेट्स पे था सर, एक भी मेजर जनरल नहीं बना। हंसी मुझे इसलिए है कि आप कहेंगे कि सारे नालायक थे। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि आप उसी 162 में से एक आप थे जिनकी कमांड में कैप्टन कमर जावेद बाजवा भी रहे, और फिर वो आगे बढ़े और फिर लेफ्टिनेंट जनरल बने और जनरल बने। हमें दुआ करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि एक आजिज़ी है बंदे में, दुआएं लेता है बहुत ज्यादा। दिस इज वन अनदर थिंग। विजन है, आजिज़ी है, एंड ही इज वेरी बोल्ड। लेट मी टेल यू, वेरी बोल्ड। एक दफा डिसाइड करके ना आपको लगेंगे बेशक आराम से, बट ही इज वेरी फर्म एंड वेरी बोल्ड, एंड आई हैव गॉट लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम हिम, इंशाल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया। आपने तो गोया उनका पूरा करियर जो है ना इस चंक में आपने सम अप कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, बोल्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं, और बहुत खुले डुले करते हैं, बहुत खुले डुले, फ्रैंक, और बड़े तसल्ली से, यानी एक टेंशन नहीं होती उनके यहाँ। चल, अब मुझे टेंशन होगी, एक ब्रेक लेनी है, फिर कराची का जिक्र एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये कराची में क्या हो रहा है, शहर कायद का वाली वारिस कौन है? तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा, पीपल्स पार्टी, सभी को दर्द है। मगर मैं तो ये समझता हूँ कि कराची जो है ना, वो फौज के हवाले कर दिया जाना चाहिए। इन रेंजर्स तो पहले ही वहाँ हैं, पूरा नज़्म नस्क के उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन ना, ये तो एक लावारिस शहर हो चुका है। मेयर कराची को आज बोलना पड़ा, उनको कहना पड़ा, वो तकरीबन रोने वाले हो गए आज। मेयर हों या सूबाई हुकूमत हो, ये कुछ करने में नाकाम हुए हैं। अमलन जो सूरत हाल है, कोई ऐसी गुंजाइश पैदा की जाए कि पूरा नज़्म नस्क जो है उनके हवाले किया जाए। वसीम अख्तर सब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपके आज लबो लहजे में बेबसी भी थी, गम गुस्सा भी था, दर्द भी था। आखिर क्यों इस नहज तक आप पहुंचे? देखिए, 3 साल से मैं ये बात कर रहा हूँ, 3 साल हो गए, और बड़ा सिंसियरली कर रहा हूँ ये बात। आंखों से देख रहा हूँ तबाह होते हुए, बल्कि अब तो तबाह हो चुका है पूरा शहर।
सियासत से हट के, सियासत से बालातर होके बात कर रहा हूँ। हर फोरम पे कर चुका हूँ, हर आदमी से कर चुका हूँ, बड़े आदमी से जी, चीफ जस्टिस से भी कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट से भी कर चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर से भी कर चुका हूँ, दो तीन दफा कर चुका हूँ। 3-4 मीटिंगें सीएम से हो चुकी हैं, गवर्नर से हो चुकी हैं। अब किसके पास जाए आदमी? जो हाल यहाँ है सिंध का, वो पूरे पाकिस्तान को पता नहीं है, यहाँ आके देखना होगा। मैं तो सारे कराची पाकिस्तान के जो बड़े सहाफी हैं, शामी साहब से कहूंगा इनको ये सारों को लेके आए कराची, मैं विजिट कराता हूँ। आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मगर आप ये बिल्कुल प्लान बताएं, करते हैं, बिल्कुल आएंगे आपकी दावत पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रास्ता हम निकाल नहीं सकते इसके नज़्म को दुरुस्त करने का? देखिए, 18th अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट विद इन स्टेट बन जाए, वडेरों की तरह तौताक चलाई जाए। उसका मतलब ये कतई नहीं है। हमने सपोर्ट किया था 18th अमेंडमेंट को, मगर हमें ये नहीं पता था कि ये हाल बना देंगे कराची का। वसीम भाई, आप कह रहे हैं कि अवाम टैक्स ही ना दें सिंध हुकूमत को, क्यों? देखें, वो टैक्स जा खा रहा है। लाड़काना में लग रहा है, लाड़काना तबाह हुआ है। सेवन में लग रहा है, सेवन तबाह हुआ है। दादू में लग रहा है, दादू तबाह हुआ है। कराची में लग रहा है, कराची का हाल देख लें, हैदराबाद का तो जा खा रहा है भाई। NFC अवार्ड के 800 से कुछ ज्यादा अरब रुपए मिले हैं इनको। कराची 350 से ऊपर अरब टैक्स देता है साल का। वो जाते कहाँ है? मेरा तो सवाल ये है भाई, नहीं, मगर आप ये बताइए कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डील करें इसको? क्या मैकेनिज्म है इसका? 149(4) आर्टिकल है आइन का। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सूबे में, अगर फाइनेंशियल इश्यूज हो सूबे में, तो फेडरल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। ये आप फरोग नसीम साहब को लाइन पे लें, अभी उनसे डिटेल ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन उनको रटा हुआ है। तो अगर ऐसे हालात हों तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली NFC अवार्ड से एट सोर्स काट के KMC को डायरेक्ट उसके ड्यूज दें। हमें जो देखें शामी साहब, हमें जो पैसा मिलना चाहिए ना KMC को, वो नहीं मिलता। 1 अरब रुपया ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स की मद में मिलना चाहिए कराची को, महीने का 50 करोड़ रुपए देते हैं। ये 50 अपने पास रखते हैं। मेरे सारे फंक्शंस अपने पास रखे हुए हैं, अपने पास बाय नोटिफिकेशन उनको खुद करते हैं। मेगा प्रोजेक्ट कराची के मैं नहीं कर सकता, फंक्शन मेरा है। करती सिंध गवर्नमेंट ने, क्योंकि ठेके देने में इनको मजा आता है। आज मैंने टैक्स रोकने की बात की, कितनी आग लगी है सिंध गवर्नमेंट को। इनकी तोते की जान होती है ना, तोते में होती है किसी की जान, वो एक है ना किस्सा, इनकी जान पैसे में है। पैसा रोक लो, ये चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये सोने का अंडा लेना चाहते हैं, मुर्गी की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने तबाह कर दिया है सिंध। मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, जब तक ये लोग हैं सिंध तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं सियासत में नहीं कह रहा। मगर आप ये जो वसीम अख्तर साहब, जो आपने 149 का आर्टिकल 149 की जो चौथी शिक का जिक्र किया है ना, उसमें तो वफाकी हुकूमत जो है, फेडरेशन जो है, वो एक्सटेंड कर सकती है डायरेक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इंटरवीन तो नहीं कर सकती, डायरेक्टली उसे टेक अप तो नहीं कर सकती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं कानूनदान नहीं हूँ। आप किसी से पूछ लें, अपने प्रोग्राम में ले लें, कल ले लें। वसीम साहब, आप ऐसा करें, ले लें। आप जो कराची के सीनियर कानूनदान हैं, उनका एक इजलास बुलाएं और एक वे आउट दें गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि ये इकदाम करना चाहिए। ये कर चुका हूँ काम है। अच्छा वसीम भाई, आप अनफॉर्चुनेटली आज वक्त कम में, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मैं ज़हमत दूंगा, कल तफसील से इसी मसले पर बात करेंगे। सईद गनी साहब का नुक्ता नज़र लेना भी बहुत ज़रूरी है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ताकि बात अधूरी न रह जाए। आप दोनों से गुजारिश है कल भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लें, ताकि आपसे तफसील से बात हो सके। सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फ़ोन आपका थोड़ा बिजी था, इसलिए ताख़ीर से आपसे रब्ता हुआ। वसीम अख्तर साहब तो ये मशवरा दे रहे हैं कि 149(4) के तहत सरकार जो है वफाक की, वो इंटरवीन करे और कह रहे हैं जी बेड़ा गर्क हो गया, डायरेक्ट पैसे दे, और डायरेक्ट पैसे दें। कराची की सूरत हाल पे कह रहे हैं जी टैक्स ना दे आवाम। सर, ये इतना क्यों गड़बड़ हो गई, क्या वजह है? पहली बात तो ये कि 149 पहले लगा के देख ले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो एक अलग चीज है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है बल्दियात के मामला के साथ या हुकूमत के रोजमर्रा के जो उमूर है उसके साथ। मैं बदकिस्मती की बात है, मुझे लग रहा है कि ये कोई एक एजेंडे के तहत PTI और NPO मिलकर ये सारा काम कर रही है। क्या एजेंडा हो सकता है? सिंध गवर्नमेंट को तंग करना, जो माहौल बनाया जा रहा है पूरे कराची शहर को लेकर हर चीज को। अब इससे अंदाजा लगाइए ना कि अली जैदी साहब ने कचरा उठाने की बात की थी, कचरा फैलाने की बात नहीं की थी। अब माशाल्लाह वो इतना कचरा फैला रहे हैं और वो गले हमारे पड़ रहा है सारा। अब मैं जो उनको कह रहा हूँ कि भाई या तो उस कचरे को कचरे की जगह पे फेंको, ये पूरे शहर में आपने फेंकना शुरू कर दिया है। और मेयर साहब के मुंह से एक दफा ये नहीं निकला कि अली जैदी साहब कचरा शहर में क्यों फैला रहे हैं, और हम पे वो चढ़ाई करते हैं कि आप कचरा, जो हमारा काम नहीं है हम तो कर रहे हैं भाई, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं।
لیکن آپ کو میں بتاؤں جامی صاحب کبھی آئے ہیں, کچر جو مینول ہیں ہمارے کراچی کے, اس میں سے بوریاں نکل رہی ہیں, بڑے بڑے پتھر نکل رہے ہیں, اینٹیں نکل رہی ہیں, یہ گائے اور بھینس کی جو سر ہیں ان کے وہ نکل رہے ہیں. اب یہ کوئی مطلب خود سے تو نہیں جاتے نا, یہ پرابلم ہے یہ شہر کی. بھائی دیکھیں اب معذرت سے میری بات سنیے گا ذرا برائے مہربانی. وسیم اختر صاحب بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ آئیں, ضرور آئیں گے, آپ دونوں سے ملیں گے, شہر کا جائزہ بھی لیں گے, رپورٹ بھی کریں گے. آپ مجھے کل پروگرام کے لیے وقت دیں تاکہ اس اہم معاملے پہ, اتنے بڑے شہر کے مسئلے پر آپ کا نقطہ نظر تفصیل سے ہم سن سکیں. تو کل انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی, اور کل وسیم اختر صاحب سے بات ہوگی, اور کل کراچی میں باقاعدہ اسلم خان صاحب جائیں گے ہمارے بیورو چیف اور دکھائیں گے صورتحال ہے کیا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ باڈی ابھی سب چاہیے ابھی. جیز منتھلی سپر ڈوپر سے ملے 3 GB ڈیٹا, 3000 جیز وارد منٹس, 3000 SMS اور 100 دوسرے نیٹ ورک منٹس. دنیا کو بتا دو 10 نہ 10 نہ 11 اب ملے 12. اب ٹریٹ کے ہر پیک سے نکلیں 10 نہیں 12 بلیڈ. ان 10 نہیں 12 ٹریٹ کالا شیپ بنائے بہت اعلیٰ. Pakistan's first leading brand, Sonix, introduces new designs. Sonix, a quality-conscious company. Diamond Ace Durasilk, Dil, Diwar, Saaf. Diamond Paints, the #1 selling national brand. خبر کی دنیا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.